ईसुरी के घर पर सुबह से ही लोग उठ चुके थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। आज की परीक्षा को पूरा घर देखने के लिए जाने वाला था। आज की परीक्षा की वजह से सुमित्रा ने भी बच्चों को पढ़ाया नहीं और वो भी सब लोगों के साथ गंगेश्वरी के अग्नि परीक्षा वाले मैदान में जाने लगी। सुबह जल्दी जल्दी ही सब लोगों ने नाश्ता कर लिया था और अब इस समय सब बच्चों के साथ बाकी लोग भी मैदान के लिए घर से बाहर आ चुके थे और पैदल ही जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखकर मधुमती ने ईसुरी से कहा, ईसुरी जी, मुझे लगता है कि अब आपके पास एक रथ तो जरूर होना चाहिए। इतनी दूर जाने के लिए रथ की जरूरत तो होगी ही। हम बड़े हैं तो हम शायद पैदल भी जा सकते हैं, पर बच्चे तो वहां जाते जाते ही थक जाएंगे और फिर आज तो प्रयाण की परीक्षा भी है, तो वो तो परीक्षा से पहले ही बुरी तरह थक जाएगा। ईसुरी ने जवाब देते हुए कहा, हमारा रथ बन रहा है और उसे हाँकने वाला भी पूरी तरह से तैयार है। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। जल्दी ही हमारे घर में रथ होगा। ईसुरी की ये बात सुनकर मधुमती को कुछ समझ ही नहीं आया। उसने सवाल करते हुए कहा, आपने कब रथ के बारे में किससे बात की और ये बात मुझे कैसे नहीं पता चली? ईसुरी ने कहा, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले मैं रात में एक लड़की से मिलने गया था। उसी समय मैंने रथ का इंतजाम कर दिया था। जहां तक बात है प्रयाण की, तो वो एकदम ठीक रहेगा। तुम चिंता मत करो। उसके बाद ईसुरी ने होमा को अपनी गोद में उठा लिया और बाकी सब लोग ईसुरी के पीछे पीछे मैदान की तरफ रवाना हो गए। आज ईसुरी का घर पूरी तरह से खाली था। घर के सेवक भी आज की परीक्षा देखने जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ प्रयाण की लड़ाई देखने जा रहे थे, बल्कि अग्नि परीक्षा इतना बड़ा कार्यक्रम होता था कि हर आदमी उसे देखने की जरूर कोशिश करता था। वो परीक्षा आसपास के हर गांव में काफी प्रसिद्ध थी। पूरा परिवार साथ साथ पैदल चल रहा था। दोपहर होते होते पूरा परिवार गंगेश्वरी के बीच वाले मैदान में पहुंच चुका था। पूरा मैदान लाल रंग से रंगा हुआ था और सब कुछ देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। चारों तरफ लोगों के बैठने की जगह थी और हर जगह लाल रंग के झंडे, जो गंगेश्वरी गांव के झंडे का रंग था, वो लगा हुआ था और बीच मैदान में लड़ने का मंच बना हुआ था। उस मंच के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मशाल जल रही थी, जो कि तेज हवा चलने पर भी नहीं बुझ रही थी। ईसुरी जब तक वहां पहुंचा था तब तक काफी लोग आ चुके थे और बहुत लोग शोर शराबा कर रहे थे। ईसुरी उस जगह पर जब पहुंचा तो काफी लोगों ने उसकी तरफ देखा। देवकली विद्यालय में हुए किस्से की वजह से अब गंगेश्वरी के आसपास के लोग भी उसे अच्छे से जानने लगे थे। नंदन, जो गंगेश्वरी में अच्छे पद पर काम करता था, वो ईसुरी को देखकर उसकी तरफ नमस्कार करने लगा और उसके बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सारे विद्यालय के लोग धीरे धीरे करके मैदान की तरफ आ रहे थे। कुछ बच्चे अपने माँ पिता के साथ थे और कुछ विद्यालय के लोगों के साथ। जो परीक्षा में भाग नहीं ले रहे थे, वो सिर्फ देखने के लिए भी अपने माँ पिता के साथ आए हुए थे। दोपहर होते ही अग्नि परीक्षा शुरू होने लगी और परीक्षा में जो आदमी सब कुछ समझाने वाला था, वो मंच पर आ चुका था। उस आदमी ने मंच पर आते ही सबसे पहले इस परीक्षा के शुरू होने वाली कहानी को सुनाया। उसके बाद वहां जितने भी बड़े राजा रजवाड़े थे, उनके आने का धन्यवाद किया और कुछ लोगों को फूल देकर उनका सम्मान किया। सबसे आखिर में कुछ जरूरी और नए लोगों का परिचय लोगों के सामने किया। लोगों के लिए सबसे अजीब और खास बात थी कि आज नैरोगढ़ से भूपेश नाम का आदमी मेहमानों की कुर्सी पर बैठा था और उसके बारे में सबको जोर जोर से बोलकर बताया गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कोई नैरोगढ़ से आज इस परीक्षा को देखने के लिए क्यों आया है, पर लोग और ज्यादा सोचते उसके पहले ही अधीरा परिवार के पटवर्धन का परिचय दिया जाने लगा। पटवर्धन इस गांव के बड़े और अच्छे पद पर काम करने वाले लोगों में से था और उनका इस मेहमान की कुर्सी पर बैठना एकदम लाजमी था। कोई नहीं था जो सीधे पटवर्धन की कुर्सी को चुनौती दे सके। सब कुछ होने के बाद नंदन, जो इस गांव का मुखिया था, उसे कुछ शब्द कहने के लिए बुलाया गया। नंदन ने ज्यादा समय ना लेते हुए बस कुछ 2-4 बातें कही और उसके बाद वापस कुर्सी पर आकर बैठ गया। नंदन के भाषण खत्म होते ही अग्नि परीक्षा को शुरू करने का आदेश दे दिया गया। आज की अग्नि परीक्षा में देवकली के अलावा और भी 12 विद्यालय के बच्चों ने हिस्सा लिया था। इन 12 विद्यालयों में से कुछ को तो लोग अच्छे से जानते भी नहीं थे, पर फिर भी वो लोग इस अग्नि परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए हर साल आते थे। इस बार की परीक्षा में 13 विद्यालय से कुछ 35 बच्चे आए थे
और वहीं बाहर के बच्चों को मिलाकर 45 बच्चे आज की अग्नि परीक्षा में हिस्सा ले रहे थे। मंच पर खड़े मेजबान ने सब बच्चों से जोर से कहा, अब आप सब लोगों में से जो भी इस अग्नि परीक्षा में भाग लेना चाहता है वो इस मंच में आ जाइए। मेजबान की आवाज सुनकर प्रयाण ने अपने पिता ईसुरी से कहा, पिताजी, अब मैं इस परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। प्रयाण का चेहरा घबराया हुआ नहीं था, पर फिर भी उसके चेहरे पर एक किस्म की बेचैनी थी। उसे देखकर ईसुरी ने कहा, जाओ बेटा, और किसी भी तरह से घबराना मत, सब अच्छा होगा। प्रयाण और ईसुरी की बात सुनते हुए अद्रिजा ने अपने बड़े भाई से कहा, जाइए भैया, और पहले स्थान पर ही आना। अद्रिजा की बात पर प्रयाण ने कहा, बिल्कुल अद्रिजा, मैं ही जीतूंगा। इतना कहकर प्रयाण बाकी बच्चों के साथ उस मंच पर चढ़ गया जहां पर सबको बुलाया गया था। इस परीक्षा को कराने वाला निर्देशक का नाम था मेघराज। इस मेघराज को नंदन ने एक काम सिखाकर भेजा था और आज की परीक्षा में उसे वो काम करना था। उसने जैसे ही सब बच्चों को एक साथ देखा तो उसने कहा, आप सब लोग इस अग्नि परीक्षा के नियमों को अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। अब आप में से जो भी 2 गुना शक्ति के साथ है वो आगे आ जाए। मेघराज के इतना कहते ही 36 लोग आगे आ गए और पीछे 9 लोग सिर्फ कमतर शक्ति के साथ पीछे खड़े रह गए। 9 लोगों को इतनी कम शक्ति के साथ देखकर सब लोग ही हैरान हो गए। उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि इतनी कम शक्ति के साथ कैसे कोई इन्हें ऐसे परीक्षा में भेज सकता था। पर जिन विद्यालय से वो आए थे उनका यही हाल था, क्योंकि वो अपने विद्यालय के बच्चों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जहां देवकली के बच्चे 7 गुना शक्ति के साथ इस परीक्षा में भाग ले रहे थे, वहीं उन खराब विद्यालयों की वजह से खराब बच्चे इस परीक्षा में हिस्सा ले रहे थे। सब लोग ध्यान से इन बच्चों को देख रहे थे, पर कोई भी उन पर हंस नहीं रहा था, क्योंकि इस गांव में शक्ति जागना भी एक बड़ी बात होती थी। अगर शक्ति जाग गई तो उसे आगे बढ़ाया जा सकता था, पर अगर वो जागी ही नहीं तो इंसान के लिए काफी मुश्किल हो जाती थी। मेघराज ने उन 9 कम शक्ति वाले बच्चों की तरफ देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, अब तुम लोग सामने खड़े 36 लोगों में से किसी को भी खुद से लड़ने के लिए चुन सकते हो। जो जीतेगा वो इस परीक्षा में बना रहेगा और जो हारेगा वो अपने घर वापस चला जाएगा। मेघराज की बात सुनकर सभी 9 बच्चों ने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर अपने लड़ने के लिए एक एक बच्चा चुन लिया। कुछ ही पलों के अंदर सारी लड़ाई खत्म हो गई और वो 9 कम शक्ति वाले एक ही वार में हार गए। किसी को भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 9 के 9 बच्चे पहली बार में इस परीक्षा से बाहर हो गए और इसके लिए बाकी बच्चों को किसी भी तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उन 9 बच्चों के जाते ही मेघराज ने कहा, अब दूसरी बार में आप लोगों में से जिसके पास भी 3 गुना से ज्यादा शक्ति है वो आगे आएगा। मेघराज के ऐसा कहते ही 20 लोग आगे आ गए और पीछे 16 लोग खड़े रह गए। उन 16 लोगों की शक्ति अभी सिर्फ 2 गुना ही बढ़ पाई थी। इसके बाद मेघराज ने कहा, अब तुम लोग अपने साथ लड़ने के लिए किसी को भी चुन सकते हो। मेघराज की बात सुनकर सब बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। देवकली विद्यालय से इस बार 3 बच्चे आए थे, इसलिए वो एक दूसरे को तो नहीं चुन सकते थे। उन्होंने बाकी लोगों की तरफ देखा। इस बार प्रयाण को भी एक बच्चे ने लड़ने के लिए चुना, पर प्रयाण ने उसे एक ही वार में हरा दिया। इस सब के दौरान एक अजीब घटना हुई। 3 बच्चे जिनकी शक्ति सिर्फ 2 ही गुना थी, उन्होंने 3 गुना शक्ति वालों को हरा दिया था। जिन 3 बच्चों को उन्होंने हराया था वो तुरंत मंच छोड़कर जा चुके थे। इस लड़ाई के बाद मेघराज फिर से लड़ाई के मंच पर आ गया और बोला, अब आप में से जो भी 4 गुना शक्ति वाला है वो आगे आए। मेघराज के ऐसा कहते ही 9 लोग आगे आकर खड़े हो गए। प्रयाण, जिसे एक रात पहले ही 4 गुना शक्ति को पाया था, वो भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ा था। सब बच्चों को देखकर मेघराज ने फिर आदेश देते हुए कहा, इस बार की परीक्षा में आप लोगों को पहले आधे घंटे आराम करने को दिया जाएगा और उसके बाद आप सामने खड़े हुए इंसान से मुकाबला करेंगे। जितनी देर तक आप मुकाबला करेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इस बार आप एक ही आदमी के साथ बार बार मुकाबला कर सकते हैं और वो आदमी भी आपसे मना नहीं कर सकता है और इस वाले मुकाबले का अंतिम मुकाबले से काफी लेना देना होगा। मेघराज की ये बात सुनकर काफी बच्चों की आंखें चमक गईं। मेघराज की आखिरी बात उन सब के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाली थी। सारे बच्चे आधे घंटे के लिए आराम करने के लिए गए और जब वापस आए तो कोई भी मंच पर चढ़ने को तैयार ही नहीं था।
कोई भी बच्चा खुद से परीक्षा को शुरू नहीं करना चाह रहा था। सबका मन था कि उनकी जगह कोई और चढ़े और वो परीक्षा शुरू करे। सारे बच्चे एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। सबको लग रहा था कि अगर कोई ज्यादा शक्तिशाली इंसान आ गया तो वो तुरंत ही इस परीक्षा से बाहर हो जाएंगे, और वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर क्या होने वाला था आगे? क्या प्रयाण के लिए बिछाए गए जाल में वो फंसेगा? क्या पटवर्धन अपनी चाल में कामयाब होगा?